जो हम हेयर क्रीम्स जो रिमूवल के लिए यूज कर रहे हैं, क्या वो सेफ हैं? नॉट ऑल ऑफ देम। ये वैक्सिंग से कम आते हैं और शेविंग से बहुत नहीं। मोटा बाल आता है। देखिए, वैक्सिंग तो मैं बहुत खिलाफ। प्राइवेट पार्ट्स, बी इट योर फेस और एनीवेयर ऑन द बॉडी। चंद इंजेक्शंस मार्केट में है, गोलियां आती हैं, पाउडर्स कई के कई अवेलेबल हैं, तो क्या वो वाकई गोरा करते हैं? खातून है, 30+ एज है, बच्चे हो गए हैं, शादी हो गई है, बट शी इज नॉट यूजिंग एनी सीरम्स। आई वुड रिकमेंड कि प्लीज मिनिमम जो बेयर मिनिमम है ना, रेटिनॉल सीरम आप यूज कर लें। कम से कम ये होगा कि ओपन पोर्स आपके नहीं बनेंगे, फाइन लाइंस जो हैं वो देर से बनेंगी। स्किन केयर में रूटीन बड़ी मैटर करती है। मॉर्निंग और नाइट रूटीन 30+ में क्या होनी चाहिए? कि youngsters who are actually taking junk and fast, they are losing the hair just like their elders did, but क्या at इसमें an age स्मोकिंग भी आती 40-50। yes of course। देखिए, जो लोग स्मोकर्स है ना, उनको तो मैं कहती हूँ कि दूसरी बार मेरे पास नहीं आना। अगर तुमने स्मोकिंग करनी है तो क्विट इट फर्स्ट। ट्रू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम टू द न्यू पॉडकास्ट। और आज का जो पॉडकास्ट की गेस्ट है मेरे पास, लिटरली इनको मुझे बुलाने में जो है ना वो 7-8 माह से ज्यादा का टाइम लग गया। ये इतनी बिजी है, इतनी बिजी क्यों है, क्या करती हैं और ये आज हमें क्या सिखाएंगी? क्योंकि मैं तो फॉर श्योर ये कह सकती हूँ पहले कि मैं बहुत कुछ सीखने वाली हूँ और आप भी बहुत कुछ सीखेंगे। इनका इंट्रोडक्शन क्या है, ये इतना कुछ करती हैं कि इनका इंट्रोडक्शन ये खुद ही देंगी। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी है? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे पहले कि आप कौन है, आप क्या करती हैं? ओके, सो आई विल गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। यस। मेरा नाम डॉक्टर आयशा गियास है और मैं एक एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मैं डर्मेटोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मेरा काम अंडरग्रेड्स को पढ़ाना है। मैं MBBS स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट बनाती हूँ। मैं सुपरवाइज़र हूँ और इसके अलावा मैं पेशेंट्स देखती हूँ, जो मेरा प्राइमरी काम है। और इसमें पब्लिक डीलिंग भी होती है और इसके अलावा टीचिंग भी होती है। मैं रिसर्च में भी इन्वॉल्व हूँ। मैं इंटरनेशनल स्पीकर भी हूँ। मैं पाकिस्तान में भी वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे बोलती रहती हूँ और मेरा काम पब्लिक डीलिंग के साथ साथ पब्लिक अवेयरनेस भी है। प्लस आई हैव बीन अवॉर्डेड बाय अमेरिकन कॉन्सुलेट एज द इम्प्रेसिव वुमेन ऑफ पाकिस्तान एज वेल। और मैंने इस सिलसिले में बहुत सारी वर्कशॉप्स भी कराई हैं। और इसके अलावा जो है वो मेरा पैशन चूँकि पब्लिक अवेयरनेस है, तो मैं अपने प्राइवेट जो है यूट्यूब चैनल्स भी रन करती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मेरी प्रेजेंस से किसी को फ़ायदा पहुँचे, किसी को फैज़ मिले। आप डॉक्टर क्यों बनी और स्पेसिफिकली डर्मेटोलॉजिस्ट ही क्यों बनी? देखिए, डॉक्टर तो ज़ैनब जब शुरू में छोटे थे ना, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि दे यूज्ड टू बी ओनली 2 प्रोफेशंस, डॉक्टर या इंजीनियर। तो जब कोई पूछता था कि आपने क्या बनना है, तो यूज से डॉक्टर। तो ये एक रिफ्लेक्स था। तो इस रिफ्लेक्स की फिर इज्जत रखते रखते, उसका मान रखते रखते डॉक्टर तो बन गए। बट वंस आई वॉज अ डॉक्टर, देन आई न्यू आई हैड टू बी अ डर्मेटोलॉजिस्ट। क्योंकि मुझे शुरू से ना थोड़ी अट्रैक्शन होती थी कि ये थोड़ा ग्लैमराइज सी फील्ड है, इसमें लोग बड़े अच्छे दिखते हैं और प्लस बहुत ज़्यादा जो ग्रेव डिजीजेज हैं उनको नहीं देखना पड़ता, बहुत टर्मिनल पेशेंट्स को नहीं देखना पड़ता ना, आपके पेशेंट्स थोड़े स्टेबल होते हैं। तो आई हैड टू बी अ डर्मेटोलॉजिस्ट, इसलिए मैं ये बन गई। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम एंजॉयिंग दिस। मैं फील करती हूँ कि अगर मैं ये नहीं होती तो शायद मैं अपनी लाइफ को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर रही होती। दिस इज द प्रोफेशन दैट एक्चुअली गिव्स मी अकॉम्प्लिशमेंट। वाओ, व्हाट इज अ परफेक्ट स्किन आपके ख्याल में? ओके, सो मेरे ख्याल में परफेक्ट स्किन इज द वन दैट यू एंजॉय, दैट यू आर लुकिंग फॉर, दैट यू अचीव। और ये हर एक की डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है। प्लस जिस हम जियोग्राफिकल एरिया से हम बिलोंग करते हैं, हमारी परफेक्ट स्किन में एक वर्ड जो है ना वो वाइट का जो है ना समहाउ ऐड हो गया है, जो मेरी डेफिनेशन में अनफॉर्चुनेटली नहीं है या फॉर्चुनेटली नहीं है। तो perfect skin is the one that actually adds to your confidence, that does not decrease your motivation, boost उसको decrease नहीं करती, बल्कि उसको add up करती है। और जिसके ऊपर कोई disease नहीं है, and if at all कोई disease है तो आप उसकी take care कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में perfect skin वही है, no matter उसका tone क्या है, वो whitish tone में है, वो wheatish में है या वो tan में है, until and unless वो glowing है। yes, until and unless वो glowing है। And I've seen people फार मोर अकॉम्प्लिश्ड जो कि टैनिश कॉम्प्लेक्शन के साथ वो चीजें कर लेते हैं जो बहुत सारे फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले भी नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर भी हम आएंगे डिस्कशन में इंशाल्लाह। लेकिन फॉर नाउ परफेक्ट स्किन इज द वन दैट यू एक्चुअली एंजॉय एंड दिस इज नॉट फार फ्रॉम रियलिटी, यू कैन अचीव दिस। अच्छा, आजकल लोगों में एक तो अपने आप को फेयर करना बहुत कॉमन है। क्या ये हम कर सकते हैं? चंद इंजेक्शंस मार्केट में है, गोलियां आती हैं, पाउडर्स कई के कई अवेलेबल हैं, तो क्या वो वाकई गोरा करते हैं? इसमें ना अगर आप मुझसे दिल की बात पूछो ना, तो गोरा नहीं करते। गोरा नहीं करते। बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे इस पॉडकास्ट के बाद।
लेकिन गोरा नहीं करते, सिर्फ टोन चेंज हो सकती है उन लोगों की हु आर एक्चुअली डेफिशिएंट इन दैट ग्लूटाथायोन, विटामिन सी और अदर लाइपोइक एसिड वगैरह। अगर आपकी बॉडी में अच्छे वाले एंटीऑक्सीडेंट्स बन रहे हैं, आपकी डाइट अच्छी है और आप एक्सरसाइज अच्छी कर रहे हैं, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही है, तो मोस्ट लाइकली यू आर नॉट डेफिशिएंट इन दोज मल्टीविटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। हाँ, अगर बाय चांस वो कम है आपकी बॉडी में और हम आपको आईवी इंजेक्शंस के थ्रू या टैबलेट्स के थ्रू वो दे देते हैं, तो देयर इज an improvement in the skin tone and you can actually reduce the tone by 1 or 2 shades. ऐसा नहीं है कि कोई बहुत टैन या काला बंदा जो है ना वो बिल्कुल गोरा हो सकता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसमें इतने सारे फैक्टर्स होते हैं कि सिंपली ग्लूटाथायोन को भी एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। अब लोग मुझसे कहते हैं फहद मिर्जा कैसे वो ना गोरा हो गया, काजोल कैसे गोरी हो गई उसने, तो उसमें ये कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं, सिर्फ ग्लूटाथायोन को या आईवी ड्रिप्स को आप एट्रीब्यूट ना करें। उन्होंने अपना लाइफस्टाइल बदला है, उन्होंने डाइट बदली है, उन्होंने सनस्क्रीन को इज्जत दी है, बिल्कुल, तो उसके बाद ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं। लेकिन खाली इनके ऊपर रिलाई करना और ये कहना, और मुझे खुद बताएं अगर एट ऑल इफ एट ऑल इट हैड बीन पॉसिबल, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कोई पैसे वाला बंदा काला होता? बिल्कुल नहीं होता ना, सबके सब गोरे हो चुके होते और हमारा जनरल कॉम्प्लेक्शन ही चेंज हो चुका होता। बट सिंस वी बिलोंग टू पाकिस्तान, वी बिलोंग टू साउथ ईस्ट एशिया, और हमारा जो इंडो पाक रीजन का कॉम्प्लेक्शन है वो ये है, सो इट्स बेटर कि वी एम्ब्रेस इट इन द राइट टाइम और हम इसी को जो है ना थोड़ा और पॉलिश करें। वैसे डॉक्टर साहिबा, मेरा पर्सनली ख्याल ये है कि गोरे रंग से ज्यादा अट्रैक्टिव स्किन और अट्रैक्टिव कलर जो है वो शायद व्हिटिश ज्यादा होता है। हाँ, व्हिटिश पूरी दुनिया में माना जाता है। देखिए, लोग टैनिंग बेड्स पे जाते हैं, यूरोप में तो इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट है कि वो सन बेदिंग करते हैं और टैनिंग बेड्स पे जाते हैं जस्ट टू हैव अ व्हिटिश कॉम्प्लेक्शन, बिकॉज इट इज फार मोर अट्रैक्टिव। वही बात है, ग्लोइंग और शाइनी स्किन है तो सब कुछ है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आंखों के नीचे खड्डे, डार्क सर्कल्स, आई बैग्स बहुत ज्यादा बनते जा रहे हैं, इसकी क्या रीजन है? हाँ, ये मल्टी फैक्टोरियल है, इसके फैक्टर्स बहुत सारे हैं। उसमें वन बाय वन करते हैं। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको मैं पहले कहती हूँ, सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि आपकी आंखों के नीचे की जो स्किन है सिर्फ ब्लैक हुई है या जैसे आपने कहा खड्डे पड़ गए हैं, फैट लॉस भी हुआ है। ये डिफरेंट चीजें हैं। सो डार्क सर्कल इज डिफरेंट एंड अंडर आई हॉलोइंग इज डिफरेंट। तो अगर तो सिर्फ डार्क सर्कल्स हैं तो वो तो जेनेटिक भी हो सकता है, पिगमेंट्री चेंज एक आया, पिगमेंटेशन बढ़ गई है बिकॉज आपने कोई अंडर आई एरिया की केयर नहीं की। दिस इज अ स्किन विच इज थिनेस्ट, पूरे चेहरे के ऊपर सबसे पतली स्किन यहीं पर है, तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव भी है और सबसे ज्यादा खराब होने के चांसेस इसके हैं। अगर आप धूप में सनग्लासेस नहीं पहन रहे हैं, अगर आप आई कॉस्मेटिक्स अच्छी नहीं लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल डीप लाइनर वगैरह, और अगर आपका जो फेस वॉश है वो अच्छा नहीं है, मेकअप रिमूवर अच्छा नहीं है, तो आप समझ जाएं कि आप अंडर आई एरिया की केयर नहीं कर रहे हैं। और प्लस 25 ईयर्स अबव अगर आप सोने से पहले अंडर आई स्किन के ऊपर कोई अच्छा सा इमोलिएंट, हाइड्रेशन के लिए कोई चीज, हाइलुरोनिक एसिड, सीरामाइड, समथिंग नहीं लगा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप उस स्किन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल गो डल और आहिस्ता आहिस्ता डलने से फिर काली होगी। नाउ कमिंग ऑन टू द हॉलोइंग, कि जो फैट लॉस हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है कि जो स्क्रीन टाइम जिनका ज्यादा होता है ना, यंगर लॉट में ज्यादातर मैंने ये देखा है जिनका मोर देन कपल ऑफ आवर्स स्क्रीन टाइम है एंड दे आर इनटू द हैबिट ऑफ स्क्विंटिंग लाइक दिस। I mean, you're not comfortable reading something or looking at the screen and then you do this with your eyes. Whole your muscles are into tension. आंखों के muscles जब वो tense होते हैं ना, तो यहाँ जो फैट है उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं। आपकी सारी फैट लॉस जो है ना उस वजह से हो सकती है, अंडर आई हॉलोइंग हो जाती है। योर डाइट इज नॉट गुड, यूर नॉट टेकिंग एनी चीज और गुड फैट्स, आप बैड फैट्स लिए जा रहे हैं जो कि आपके हिप के ऊपर आ रही है या टमी पे जा रही है, बट ये वाली जो फैट है यहाँ नहीं आ रही है, तो फिर वो भी एक फैक्टर अंडर आई हॉलोइंग का हो जाता है। और नॉट टू फॉरगेट फ्रूट्स एंड विटामिन्स, रॉ हाइड्रेशन इज इंपॉर्टेंट। हाँ, एंड हाइड्रेशन। तो ये कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं इनको। बल्कि मैं आपको मजे की बात बताऊं, फ्यू डेज बैक आई वाज इन कराची एंड आई मेट अ यंग मैन, ही वाज 34 years एंड ही हैड गुड अंडर आई हॉलोइंग। तो सिंस वो मुझे मेरे ख्याल में मतलब वो यंग बंदा था, उसको नहीं होनी चाहिए थी, सो आई आस्क्ड हिम कि आपकी अंडर आई हॉलोइंग इतनी ज्यादा क्यों है, अदरवाइज यू आर अ यंग मैन। तो उसने कहा कि प्रोबेबली मेरा ना स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है और मैं ना पतला रहने के शौक में ना, और जिम भी करता हूँ तो मैं खाता कम हूँ। तो वंस यू आर जिमिंग और आप अपनी बॉडी की जो फैट है उसको मोबिलाइज कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट टेकिंग गुड फैट्स, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी को सिर्फ ये मैसेज जाता है कि उसने फैट लॉस करना है। अगर आप डेवस्टेटेड
रह के अपना फैट लॉस करते हैं किसी भी तरीके से, डाइट कम करके या एक्सरसाइज करके आप फैट लॉस करते हैं, तो एक मैं और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये ब्रेन भी फैट का बना हुआ है। यस, बॉडी को ये सिग्नल ही जाता है कि मैंने फैट लूज करनी है, कहाँ से करना है, कहाँ से करनी है, ये नहीं उसको जाता। तो वो यहाँ से भी हम लूज कर देते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं, फैट लॉस, सारा फेस के कॉन्टोर्स खराब हो जाते हैं। प्लस यू कैन लूज फैट फ्रॉम योर ब्रेन एज वेल, एंड आई हैव सीन यंग पीपल लैंडिंग इनटू अर्ली पार्किंसंस, अर्ली पार्किंसंस, अर्ली ब्रेन चेंजेस, डिमेंशिया, कोग्निटिव डिक्लाइन, ये सारी चीजें उनमें होती हैं जो ना रैपिड वेट रिडक्शन की तरफ जाते हैं विदाउट एवर थिंकिंग कि उन्होंने अपना जो गुड कैलोरीज हैं वो कैसे अचीव करनी है। So भूल जाते हैं ना, भूल जाते हैं भूल जाते हैं कि हमने क्या करना है। क्या करना है। अच्छा, मार्केट में इतने सारे सिरम्स हैं, प्लीज हमें बताएं कि उनको किस टाइम कब यूज करना है। जैसे हेलुरोनिक एसिड हो गया, नायसिनामाइड हो गया, विटामिन ए के हम सिरम देख रहे हैं, ई सी, कौन से यूज करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, किस एज में और क्या, प्लीज। हाँ, अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है वैसे, क्योंकि सिरम्स की ना कोई एज नहीं है। ठीक है, अगर कोई कहता है कि यंग बंदे ना करें, लड़कियां ना करें, टीनेजर्स ना करें, तो इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, करना चाहिए, सबको कर लेना चाहिए अपनी स्किन के मुताबिक। टाइम रहते कर लेना चाहिए। हाँ, इट्स टाइम रहते कर लेना चाहिए। जो परफेक्ट अगर मैं सीरम बोलूं फॉर अ स्किन, तो यू नीड टू नो योर स्किन फर्स्ट। ऑफ कोर्स, लिसन टू योर स्किन व्हाट इट सेज, और फिर उसके मुताबिक। फॉर एग्जांपल, एक खातून है जो कि ज्यादा कॉमन सिनारियो में बता रही हूँ, 30+ एज है, बच्चे हो गए हैं, शादी हो गई है, बट शी इज नॉट यूजिंग एनी सीरम्स, तो मैं आई वुड रिकमेंड कि प्लीज मिनिमम, जो बेयर मिनिमम है ना, वो रेटिनॉल तो यूज कर लें, बाकी छोड़ दें। विटामिन ए, ठीक है, रेटिनॉल सीरम आप यूज कर लें। कम से कम ये होगा कि ओपन पोर्स आपके नहीं बनेंगे, फाइन लाइंस जो हैं वो देर से बनेंगी, बुढ़ापा आएगा लेकिन स्पीड स्लो हो जाएगी, एंटी एजिंग है, कोलेजन बनती रहेगी आपकी साथ साथ स्किन की, तो इस तरीके से। और रेटिनॉल किसी को भी ना इरिटेट इतना ज्यादा करता नहीं है। अर्ली जो लेस देन 1% एंड 1% रेटिनॉल इज फेयरली गुड फॉर एवरीबडी ऑलमोस्ट ना, ये रिएक्ट नहीं करता। और अगर आपको प्रॉपर इंडिकेशंस इसकी पता है किस तरीके से यूज करना है, 1-2 दिन हफ्ते में ऑफ कर दें, एंड 3 to 4 days अ वीक इज इनफ। नेक्स्ट, विटामिन सी की अगर बात करें, सबसे ज्यादा फेमस तो वही है विटामिन सी, लेकिन एक्नी वाले लोगों को आई वुड वार्न देम अगेंस्ट यूजिंग विटामिन सी, क्योंकि आई हैव सीन पीपल विद एग्रीवेटेड डिजीज जस्ट बिकॉज ऑफ विटामिन सी सीरम्स। तो ये एग्रीवेट हो जाती है। अगर आपको एक्नी है तो थिंक ट्वाइस बिफोर यूजिंग। कुछ लोग को सूट कर भी सकता है, लेकिन मेजोरिटी को नहीं करता। तो विटामिन सी नॉर्मल स्किन वालों के लिए, सीजनल एक्नी वाले भी, सीजनल एक्नी वाले भी उस सीजन में यूज ना करें। जिस सीजन में आपको लगता है आपका सीबम प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है, एक्नी फॉर्म ज्यादा लीजन्स आ रहे हैं, तो उस सीजन में आप विटामिन सी यूज ना करें। ठीक है। प्लस सूरज में जाने से पहले विटामिन सी यूज ना करें। विटामिन सी इज समथिंग जो कि सनस्क्रीन के साथ ही यूज करना होता है। विदाउट सनस्क्रीन आप उसे यूज ना करें, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसका फायदा ही कोई नहीं है, बल्कि वो थोड़ा ग्रेइश सा आपका कॉम्प्लेक्शन कर देगा। तो ऑलमोस्ट एनीबडी एंड एवरीबडी कैन यूज विटामिन सी, प्रोवाइडेड के एक्नी नहीं है और स्किन के ऊपर कोई इरिटेशन ऑलरेडी नहीं चल रही, मतलब मुंह लाल नहीं है। कुछ लोगों को रोजेशिया होता है या स्किन रेड हुई होती है, या वो जो व्हाइटनिंग क्रीम्स यूज कर करके थोड़ा सा मुंह खराब किया होता है, तो उन लोगों को भी विटामिन सी इरिटेट कर सकता है। अच्छा, हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड इज माय पर्सनल फेवरेट। तो उसमें ये है कि मॉर्निंग रूटीन में अगर आप हाइलुरोनिक एसिड ऐड कर देते हैं, स्पेशली दोज हु आर अबव 25 और 30 इयर्स, तो उनका बड़ा अच्छा एंटी एजिंग भी आता है, हाइड्रेशन बड़ी अच्छी रहती है। इट्स अ गुड स्किन ह्यूमेक्टेंट, ये वाटर ड्रॉ करता है और आपकी स्किन को बड़ा अच्छा हाइड्रेट करता है और शाइन देता है, द ग्लो, द शाइन। अगर आप उसको ढूंढ रहे हैं, हाइलुरोनिक एसिड, एंड इट कैन बी यूज्ड बिफोर मेकअप, बिफोर फाउंडेशन, बिफोर सनस्क्रीन, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज जो आपने कहा नाइसिनामाइड। अब नाइसिनामाइड जो है वो पिगमेंट्री रिडक्शन बड़ा अच्छा करता है। पिगमेंटेशन का अगर इशू है, फ्रेकल्स हैं या मेलास्मा है, या आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन है, आप उसको फाइट करना चाहते हैं, तो नाइसिनामाइड वो मॉर्निंग में कर लें। और नाइसिनामाइड से मैंने आज तक किसी को इरिटेट होते नहीं देखा इन माई 20 years करियर। तो ये प्रैक्टिकली सेफ है, नाइसिनामाइड कोई भी यूज कर सकता है। अब नेक्स्ट इसके ऊपर आते हैं कि यूज कब करना है। तो कोई एज लिमिट नहीं है। कैसे करना है, तो प्रॉपर डॉक्टर से पूछ लें पहले कि आपके लिए कौन से ब्रांड्स हैं। अब ब्रांड्स इतने सारे आ गए हैं, समझ नहीं आता कि लोकल ब्रांड्स यूज करके जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो फिर आप ये बोलोगे कि मुझ पे नाइसिनामाइड वर्क नहीं करता। तो ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम गंदा जूता पहन लेंगे और हमारे पाँव दुखेंगे, और फिर हम अच्छा वाला जूता पहनेंगे और हम कहेंगे वाओ आई एम फ्लाइंग इन द एयर। तो ये बिल्कुल ऐसी ही बात है। अच्छा ब्रांड जो है वो इट विल ऑलवेज वर्क। तो जो लोकल ब्रांड्स हैं और किसी ने रिकमेंड नहीं किया, आपने सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखी और आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, तो मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो ढेर पैसा उजाड़ के आए हुए होते हैं एंड स्टिल हैविंग नो रिजल्ट्स। तो ब्रांड डज मैटर। अच्छा, स्किन केयर में रूटीन बड़ी मैटर करती है। तो
मॉर्निंग और नाइट रूटीन 30 प्लस में क्या होनी चाहिए? हाँ, दिस इज $1 million क्वेश्चन. मेल फीमेल अलग अलग प्लीज. ओके. मेल फीमेल में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. एंड में मैं मेल्स का भी बता दूंगी. ठीक बट है. फीमेल्स में 30 प्लस में ये है कि मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में ना 2-3 चीजें. वैसे तो 7 स्टेप कोरियन स्किन केयर रूटीन वाज वेरी मच इन प्रैक्टिस और लोगों ने बहुत ज्यादा उसको फॉलो किया. लेकिन देन पीपल रियलाइज कि प्रोबेबली वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम एंड वी कैन नॉट स्पेंड सो मच टाइम इन द मॉर्निंग ऑफ कोर्स. तो 7 स्टेप इज अ लिटिल टू मच. 3 स्टेप को कम से कम जरूर फॉलो करना चाहिए. उसमें सबसे पहला जो है ना वो क्लेंजर ही है. ओके. तो क्लेंजर अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप. अच्छा, इसमें मैंने ना मेरी कुछ ना इंटरनेशनल और नेशनल टॉक्स थी जस्ट ऑन फेशियल क्लेंजर ऑन द फेस वॉश. सो आई हैड टू गो थ्रू ऑल द रिसर्च एंड अपडेट्स. तो जितना मुझे उससे नॉलेज मिला ना किसी चीज से नहीं मिला कि फेस वॉश एक अच्छा होना, एक फेस क्लेंजर अच्छा होना कितना इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन के मुताबिक. मतलब स्किन ऑयली है या ड्राई है या पिगमेंटेशन वाली है या एक्नी वाली है या अबव 30 ईयर्स वाली है, तो आपको कौन सा फेस वॉश करना है. तो अच्छे वाला फेस का क्लेंजर आपकी स्किन के मुताबिक अगर है तो दिस इज द गुड थिंग. फर्स्ट स्टेप ये हो गया. सेकेंड स्टेप में आपने एक अच्छा सा सीरम लगाना है. सीरम इज द फर्स्ट थिंग. अगर आप टोनर लगाते हैं तो टोनर इज द फर्स्ट थिंग, और अगर आप टोनर लगाने की आदत आपकी नहीं है तो सीरम इज द फर्स्ट थिंग. सीरम किस चीज का? सीरम किस चीज का? 30 प्लस में हाइलोरॉनिक एसिड और नाइसिनामाइड और विटामिन सी. इन तीनों में से आपको यूज कर सकते हैं. समटाइम्स दे इवन कम इन कॉम्बिनेशन. अगर मुझे लगता है कि कोई खातून ऐसी है जो आउटगोइंग है, वर्किंग वेमेन है और इसकी थोड़ा पिगमेंटेशन का भी इशू है, इसने फाउंडेशन भी लगानी है, सनब्लॉक भी लगाना है, तो आई वुड गिव हर अ कॉम्बिनेशन जिसमें मैं हाइलोरॉनिक एसिड विटामिन सी दे दूंगी. हो सकता है मैं नाइसिनामाइड और हाइलोरॉनिक एसिड दे दूं. तो कॉम्बिनेशन में भी वर्क करेंगे, अलग अलग भी वर्क करेंगे. सीरम लगा लें और उसके बाद थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अ डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव इज अ सनस्क्रीन. तो सनस्क्रीन जो है वो आजकल बड़े अच्छे आए हुए हैं, टिंटेड भी आए हुए हैं, जिनके अंदर थोड़ा सा फाउंडेशन की लुक आ जाती है या बीबी क्रीम की लुक आ जाती है, वो भी लगाए जा सकते हैं. इसमें मैंने मेकअप नहीं इंक्लूड किया. ये 3 स्टेप्स जो है मैंडेटरी हैं. अच्छा सा फेस का क्लेंजर, अच्छा सा सीरम और अच्छा सा सनब्लॉक. अब इसमें अगर आपने मेकअप को ऐड करना है ना तो एट द लास्ट स्टेप यू कैन पुट अप अ लिटिल बिट ऑफ बेबी क्रीम और अ फाउंडेशन इवन इनटू योर सनब्लॉक अगर वो उसके साथ कंपेटेबल है. ठीक है. कुछ ब्रांड्स हैं सनस्क्रीन के, उनके अंदर मैं 1-2 कतरे फाउंडेशन के डाल के लगा लेती हूँ इन द एंड और बड़ा अच्छा फ्लॉलेस लुक देता है. फ्लॉलेस लुक दे देते हैं. You can add a face powder or a loose powder at the end. You can put up some shimmer or a contour or whatever जो आप एंड में जो भी करें. बट ये 3 स्टेप मॉर्निंग रूटीन में जरूर करें. ठीक है. अच्छा, अब हम आते हैं नाइट के ऊपर. ये मिनिमम मैं बता रही हूँ. नाइट में क्लेंजर ऑब्वियसली सबसे पहले आपने क्लेंस करना है, लेकिन रात वाला जो क्लेंजर है जिनकी ऑयली स्किन है या एक्नी वाली है तो मैं डबल क्लेंजिंग उनको बोलती हूँ कि आप डबल क्लेंस करें. पहले वाला माइसिलर वाटर के साथ कर लें और दूसरे वाला जो है वो एक्चुअल फेस वॉश या क्लेंजर के साथ कर लें. जब 2 बार आप कर लेते हैं तो आई केयर मॉर्निंग में इतनी नहीं हो पाती. हमने रात को सोना है तो आंखों ने वैसे भी रेस्ट करना है. दिस इज द परफेक्ट टाइम टू गो फॉर एन आई केयर अगर आपका अंडर आई या कोई भी इशू है. तो उसके लिए स्पेशली हाइलोरॉनिक एसिड बेस्ड अंडर आई क्रीम्स होती हैं, मिलती हैं या सीरम्स होते हैं, तो वो लगा लें अराउंड द आईज. और इसके अलावा स्किन के ऊपर आफ्टर क्लेंजिंग जो है रेटिनॉल सीरम अबव 30 इयर्स पे जरूर है. अगर आपकी स्किन ड्राई है तो रेटिनॉल सीरम लगाने के बाद आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लें, उसको सैंडविच टेक्निक के साथ लगा लें, लेकिन लगाएं जरूर. तो नाइट की तो ये है. लेकिन हैविंग सेड दैट कि मॉर्निंग रूटीन आपने कर ली, आपने नाइट स्किन केयर रूटीन कर ली, स्टिल यू नीड समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज एक्सफोलिएशन. एक्सफोलिएशन अगर आप नहीं करते हैं तो डेड स्किन सेल्स आपके जमा होते रहेंगे स्किन के ऊपर और कुछ दिन बाद आपको लगेगा यार ये खुरदरा खुरदरा हो रहा है, टेक्सचर्ड हो रहा है. व्हाट इज द बेस्ट एक्सफोलिएटर? अच्छा, एक्सफोलिएटर जो मुझे पसंद है वो तो केमिकल एक्सफोलिएटर्स मुझे पसंद है. वैसे मैनुअल भी आप कर सकते हैं जो स्क्रब वगैरह हैं, लेकिन वो थोड़े हार्श होते हैं, स्किन खराब होती है. तो टू मी पर्सनली आई बिलीव के जो केमिकल एक्सफोलिएंट्स हैं दे आर बेटर, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, उनके आते हैं एक्सफोलिएटिंग जेल्स आती हैं, सीरम्स आते हैं. तो वंस और ट्वाइस अ वीक एक्सफोलिएशन इज अ मस्ट. और वो आपको यंग भी रखता है, फाइन लाइंस भी नहीं बनती हैं, ग्लो आता है स्किन के ऊपर. मैं कहती हूँ कि अगर आप ट्वाइस वीकली एक्सफोलिएशन कर रहे हैं ना तो यू एक्चुअली डू नॉट नीड टू गो फॉर अ हाइड्रोफेशियल और अ फेशियल per month. इतनी अच्छी ग्लोइंग स्किन आपकी हो जाती है. Now coming on to males, each and everything that I said for a woman holds true for a man as well. Come on, please. फिर आप चेहरा बिगाड़ के बताएं. Yes, it's not just for women. तो जब लड़के आते हैं ना और उनके ढेरों ढेर मसले होते हैं तो मैं पूछती हूँ कि आप कुछ लगाते हैं, वो बड़े फख्र से कहते हैं कि हमने आज तक कुछ नहीं लगाया. तो मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि इसमें कोई फख्र की बात नहीं है. आप फख्र से मुझे ये बताते ना अगर कि मैं सारी जिंदगी सनस्क्रीन लगाया तो आई वुड हैव बीन रादर हैप्पी. तो इसमें कोई फख्र की बात नहीं है. विमेन एंड मेल दोनों की स्किन, मेल्स की थोड़ी थिकर है, थोड़ी टफर है, थोड़ी अच्छी है, सेंसिटिव ज्यादा नहीं होती है, बट देन इट इज एक्सपोज्ड मोर टू सन, तो इसलिए केयर इज द सेम.
हाँ, ये सही। सनस्क्रीन वो जो लगाएंगे वो टिंटेड ना लगाएं, वो जेल वाला लगा लें, वो हाँ, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल। लगा लें, दैट True. शुड नॉट बी विजिबल ऑन द स्किन। तो एक आध दफा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके, डॉक्टर के पास जाके अपने ब्रांड्स लिखवा लें, चीजें लिखवा लें, एंड देन कीप ऑन यूजिंग देम। अच्छा, बालों की जो केयर है वो कितनी जरूरी है और क्या शैम्पूज हमें यूज करने चाहिए? बालों की केयर बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक अलार्मिंग सी चीज़ पाकिस्तान में मैं देख रही हूँ कि 18 इयर्स, 19 इयर्स, इवन 17 इयर्स में मैंने देखा है Baldness. मर्दाना गंज हम्म, बना रहा है। हम्म, मेल पैटर्न बॉल्डनेस इज कमिंग एट अ वेरी अर्ली एज। और Yes. उसका जो रिसर्च मैंने देखी है, उसका फास्ट फूड के साथ कनेक्शन Oh. प्रूव हो गया है कि यंगस्टर्स हु आर एक्चुअली टेकिंग जंक एंड फास्ट, दे आर लूजिंग द हेयर just like their elders did, but क्या at इसमें an age स्मोकिंग भी आती 40 है? 50। yes of course। हम्म, देखिए, जो लोग स्मोकर्स है ना, उनको तो मैं कहती हूँ कि दूसरी बार मेरे पास नहीं आना। अगर तुमने हाँ, स्मोकिंग करनी है तो क्विट इट फर्स्ट, ट्रू। क्योंकि वो आपकी ब्लड वेसल्स को ना कंस्ट्रिक्ट करता है। वो ब्लड सप्लाई उस तरीके से बालों को नहीं जाती, नो मैटर हम कितना भी अच्छा सीरम दे दें, हम कितनी भी अच्छी दवाइयां दे दें, तो स्मोकिंग तो है। अब बालों की केयर, आपने कहा शैम्पू कौन सा करना चाहिए, तो शैम्पू में सल्फेट फ्री, यस सल्फेट फ्री यूज कर लें, बट देन सल्फेट फ्री जो है वो लेदर नहीं बनाते, तो लोगों की सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि बाल तो धुले ही नहीं है। तो इसलिए ठीक है, आप सल्फेट वाला भी अगर करना चाहते हैं तो आप कर लें, बट देन हेयर मास्क, कंडीशनर से ज्यादा आई बिलीव इन हेयर मास्क। और मैंने हेयर मास्क और हेयर सीरम्स के साथ जो चेंजेस अपने बालों में देखे हैं और पेशेंट्स के बालों में देखे हैं, तो आई वुड से कि डू नॉट फॉरगेट टू यूज अ हेयर मास्क और अ हेयर सीरम, और इसमें अच्छा ब्रांड, थोड़े पैसे लगाएं अगर आप चाहते हैं आपके बाल बच जाएं। वरना क्या होता है कि बाल ना मिडल से टूटने शुरू हो जाते हैं, इनकी आउटर केराटिन ब्रेक हो जाती है। तो फिर आप जितने मर्जी हेयर बोटॉक्स और हेयर केराटिन ट्रीटमेंट्स कराएं, आफ्टर एवरी ट्रीटमेंट यू लूज हेयर, बिकॉज एवरी ट्रीटमेंट uses heat, every treatment uses बहुत chemicals। सारे लोग जो है ना वो कंडीशनर्स और हेयर मास्क इसलिए नहीं लगाते कि बाल जरा ज्यादा उतरते हैं उसके बाद। नहीं वो डेड हेयर है जो उतर गया है सारा। हाँ, वो तो टूटे हुए बाल है ना, उन्होंने उतरना है। लेकिन आजकल जो कंडीशनर्स है ना, हेयर स्टिमुलेटिंग कंडीशनर्स भी आ गए हैं मार्केट में, हु आर एक्चुअली अप्लाइड ऑन द स्कैल्प। पहले तो नोशन ये था ना कि कंडीशनर को बालों में लगाना है, लेकिन अब ऐसे हैं जो आप स्कैल्प के ऊपर लगाते हैं, तो दे एक्चुअली प्रोमोट हेयर ग्रोथ एज वेल। वो मेडिकेटेड रेंज में। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जो है मिनॉक्सिडिल, क्या ये सेफ है, यूज करना चाहिए बालों में? मिनॉक्सिडिल करना चाहिए अगर मिनॉक्सिडिल का कैंडिडेट है। मिनॉक्सिडिल का कैंडिडेट वो है जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस का है। काफ़ी सारे दूसरे पैटर्न्स होते हैं हेयर लॉस के, जिनको हम टेलोजिन बोलते हैं, या डिफ्यूज पैटर्न है, या एलोपेशिया एरियाटा है, उसमें इतना अच्छा रोल मिनॉक्सिडिल का नहीं है। ठीक है। तो अगर पैटर्न बॉल्डनेस, अच्छा पैटर्न बॉल्डनेस जिस तरह मर्दाना गंजपन है ना, ये फीमेल्स में भी होता है, वी कॉल इट फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस। तो मेल एंड फीमेल जो पैटर्न बॉल्डनेस है, उसके स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो हम आइडेंटिफाई करते हैं स्कैल्प के ऊपर अपने एग्जामिनेशन में, तो उनको यस वी यूज मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल तो अब टैबलेट फॉर्म में आ गया है। टॉपिकल लगाने से अक्सर लोगों को इरिटेशन होती थी, स्कैल्प खराब हो जाती थी, ड्राइनेस, डैंड्रफ बहुत बढ़ जाती थी, तो नाउ वी समटाइम्स वी गिव ओरल। नाइस। अच्छा, अब वापस आते हैं स्किन पे। स्किन पे वापस आने पे ये है कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना, अब अवेयरनेस आ रही है, फेशियल्स कराने जाते हैं, हाइड्रा फेशियल्स हैं, कार्बन फेशियल्स हैं, एंड व्हाट नॉट, आई विल से क्या ये कराने चाहिए? कितने सेफ हैं ये? हाइड्रा फेशियल्स आर प्रीटी सेफ, okay, as long as you are using good serums in it. Hydra facial is all about the serums. जो 3-4 बोतलें लगी होती हैं वो serums हैं, वो chemicals हैं. Sometimes we use lactic acid, sometimes we use glycolic acid, salicylic acid. कभी हम कभी कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे होते हैं. बट देन हाइड्रा फेशियल बाय अ डॉक्टर इज सेफ, बट हाइड्रा फेशियल बाय अ सैलून गर्ल इज नॉट सेफ बिकॉज शी डज नॉट यूज अ केमिकल इन द फर्स्ट प्लेस. वो यूज कर नहीं सकती है, वो जला सकती है ना, वो बर्न कर सकती है. तो व्हाट दे यूज इज अ सेफर ऑल्टरनेटिव, एंड सेफर ऑल्टरनेटिव आर नॉट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव्स. तो होम्योपैथिक होते हैं, उनका कोई फायदा नहीं होता. तो मेरे ख्याल में हाइड्रा फेशियल्स कराने चाहिए. ठीक है, आप अगर मंथली एक आधा हाइड्रा फेशियल करा लेते हैं ना, तो इट इज एक्चुअली गुड. उसमें ना एक्सफोलिएशन हो जाती है. द केमिकल्स वी यूज वो पोर्स को क्लीन कर देते हैं, एक्सफोलिएट कर देते हैं, हाइड्रेट कर देते हैं. आपकी स्किन की थोड़ी सी कोलेजन स्टिमुलेशन हो जाती है. मॉडर्न हाइड्रा फेशियल्स के साथ थोड़ा सा माइक्रो नीडलिंग भी आ चुका है. तो माइक्रो नीडलिंग से एक्चुअली हम आपकी स्टिमुलेशन कर देते हैं न्यू कोलेजन फॉर्मेशन की, तो यू स्टे यंगर. तो जो शीट मास्क घर पे यूज कर रहे होते हैं वो ठीक है यूज करने? अगर आपने शीट मास्क यूज करने से पहले अपनी स्किन को थोड़ा छेड़छाड़ की है, माइक्रो नीडलिंग की है, या आपने डर्मा रोलर्स किए हैं, तो फिर शीट मास्क का फायदा होगा. क्योंकि उसका सीरम अंदर जाएगा. अगर आपने इस तरह नॉर्मल स्किन का आपने धोया और शीट मास्क लगा के बैठ गए, तो स्किन के अंदर ना सीमेंट लगा हुआ है. अल्लाह मियां ने सेल्स के अंदर सीमेंट लगाया हुआ है, और उसके अंदर से कि हमारे लिए ही प्रोटेक्टिव है, ताकि अंदर केमिकल्स और टॉक्सिन्स और एलर्जेंस ना जाए. तो वो नहीं जाएगा ना. वो आपको टॉपिकल हल्की सी वो सूदिंग और वो स्पा लाइक इफेक्ट आएगा कि आप रिलैक्स
कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली ना उसका कोई अच्छा बेनिफिट नहीं होगा, यानी आप पैसे जाया कर रहे हैं। पैसे जाया होंगे। अब आते हैं जी मेन क्वेश्चन पे, जो मेरा वो डील ब्रेकर्स है। वो ये है कि जी बोटॉक्स हर बंदा करा रहा है, थ्रेडिंग हो गई, अपनी शेपर्स हम कह रहे हैं कि जी करा रहे हैं, चाहे वो चीक्स की लिफ्टिंग है, लिप्स की है, क्या ये सेफ है? यस, अब इसका एक जो छोटा तरीन आंसर होगा वो होगा सेफ इन सेफ हैंड्स. Yes. If you land into safe hands, you're safe, because that safe hand is tuned to say no when it comes to unrealistic expectation. If a patient asks me कि मेरा यहाँ से यूं कर दें या यूं कर दें, I have all the courage to say no. Yes. This is अब very अगर मैं important. आके कहूँ डॉक्टर साहब आप मुझे करीना कपूर बना दे, तो मैं नहीं बन सकती यार, मेरे अपने फेशियल फीचर्स हैं. लेकिन अगर अनसेफ हैंड्स हैं और वो आपको कमिट कर रहे हैं कि हम आपको वही कर देंगे जो आप चाह रहे हो, पर इन एट द एंड ऑफ द डे वो नहीं हो सकता है, तो आपका डिसफिगरमेंट होगी ना, डिस्टॉर्ट हो जाएगा फेस. तो फिर इसलिए बॉटम लाइन यही है, प्रोवाइडेड यू आर इनटू द सेफ हैंड्स, all these procedures are safe. Okay. I have done hundreds of Botox, hundreds of fillers, hundreds of thread lifts. डिफरेंस क्या है? बोटॉक्स क्या होता है, फिलर्स क्या होते हैं, और डिफरेंसेस क्या है इनमें? देखिए, बोटॉक्स जो चीज है ना, ये एक किस्म का केमिकल है जो आपके ना पट्टों को रिलैक्स करता है. लाइक फॉर एग्जांपल, अब मैंने अपना बोटॉक्स किया हुआ है, तो आई बी अनएबल टू मेक लाइंस ऑन माय फोरहेड, इवन इफ आई ट्राई टू. तो मैं यहाँ थोड़ी बहुत बनाऊंगी, क्योंकि ऐसे मेरी बन रही है, आपकी बन रही है यहाँ पे. तो पीपल हु आर अबव 25 एंड अबव 30, अर्ली एजिंग साइन, स्माइल करते हैं, यहाँ पे क्रो फीट बन जाते हैं, यहाँ पे लाइंस आ जाती हैं, यहाँ पे गुस्से वाली लाइंस आ जाती हैं, यहाँ पे लाइंस आ जाती हैं, ये ड्रूप कर जाते हैं, सैड फेस बन जाता है. ये सारे एरियाज हैं बोटॉक्स के. तो हम ये जो मसल्स पुल कर रहे हैं और जो मसल्स लाइंस बना रहे हैं, हम उनको रिलैक्स कर देते हैं छोटे छोटे इंजेक्शंस लगा के. देन इवन इफ यू वांट टू, यू कैन नॉट क्रिएट दोज लाइंस. जैसे सबा कमर को पिछले एक ड्रामे में बड़ा बैकलैश मिला, अगर आपने देखा हो, पामाल ड्रामे में उसका कोई रोने का सीन था और उसके वो लाइंस बन नहीं रही थी, तो वो उसका जरा स्ट्रेट हुआ था. तो वो बोटॉक्स के बाद नहीं बनेगी. लेकिन इसमें बोटॉक्स करने वाले भी डिपेंड करते हैं ना. अगर तो वो आपके कितने नॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशंस को प्रिजर्व रखना चाहें तो वो रख सकते हैं. ओके. यस, इवन इफ यू आस्क मी कि आयशा मुझे आप बोटॉक्स कर दें, तो आई वुड आस्क यू अ क्वेश्चन कि डू यू वांट टू लुक लाइक नॉर्मल नेचुरल या मास्क फेस? आपको टोटली कोई लाइन ही नहीं चाहिए. लेकिन अगर मैं बताऊं, जो मुझे ज्यादा पसंद है ना, वो क्लोज टू नेचुरल है. आई मीन बोटॉक्स करें, लेकिन इतना करें कि एक पेशेंट के ना नेचुरल एक्सप्रेशंस प्रिजर्व्ड रहें. वो रोना चाहे तो उसकी आंखें रोएं भी, वो हंसे तो उसका मुंह हिले, वो हंसे भी, मास्क लाइक फेस ना हो. तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट तो यही है. अब आते हैं फिलर्स की तरफ. जो फिलर्स जो है ना, ऑब्वियसली जैसे द नेम सजेस्ट करता है, तो ये फिल अप करते हैं. ठीक है. अब इसमें कैटेगरीज हैं. कभी कभी तो हमें सिर्फ स्किन की हाइड्रेशन अच्छी रखनी होती है, क्योंकि ये वाटर इम्बाइब करते हैं, स्वेल करते हैं और टाइट करते हैं ना स्किन को. तो कुछ टाइप ऑफ फिलर्स हैं जो हम सुपरफिशियली लगाते हैं ताकि स्किन आपकी थोड़ी सी टाइट हो जाए, टाइट होएगी, ग्लो करेगी. कभी ऐसे होता है विद एज यू लूज फैट फ्रॉम हियर, अंडर आईज, यहाँ से लूज कर देते हैं, टेम्पल लॉस हो जाता है फैट का, यहाँ से लॉस हो जाता है, और यहाँ से लॉस हो जाता है जॉ से. तो फिर भी एक्चुअली पुट फिलर्स इनटू इट. वो भी बड़ा क्लोज टू नेचुरल लुक हम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो. जरूरी नहीं है कि ऐश्वर्या की तरह आप यहाँ पे. डॉक्टर साहिबा, हम कहते हैं ना, पैसे जब दे ही रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा कर दें. नहीं, पैसे थोड़े कम दे दें, सही है, और थोड़ा सा कम करा लें तो ये ज्यादा बेहतर है. तो कॉन्टोर सेव करने के लिए यस, और एजिंग को रोकने के लिए अगर हमने सही टाइम पे फिलर नहीं लगाया, अब ये भी कोई फखरिया बात नहीं है कि जनाब मैंने कभी कोई फिलर नहीं लगाया, तो अगर आपने अपने फेस को सपोर्ट नहीं दी ना शुरू में, फिलर सपोर्ट करते हैं आपके मसल्स को, लिगामेंट्स को. मैंने यहाँ लगाया तो मेरी इस चीक की सपोर्ट आ गई है. लेकिन अगर मैं यहाँ नहीं लगाऊंगी और वो चीक सैग करके गिरना शुरू कर गई है, और मैं 10-15 साल बाद सोचती हूँ कि अब मैं फिलर लगा के इसको रीइंस्टेट कर लूँ, तो दैट्स नॉट पॉसिबल. तो आपको अर्ली एज से ही ये स्टार्ट करने पड़ते हैं, सपोर्ट सिस्टम देना पड़ता है स्किन को, फिर इट स्टेज द सेम. आपने देखा मानूर बलोच को, आपने देखा काफी सारे सेलिब्रिटीज को, आप देखते हो कि वो दे स्टे यंगर ना, बिकॉज दे एक्चुअली take up these procedures after specified time period and they keep on taking them. वो रेगुलर है ना उसमें. राइट टाइम राइट डिसीजन, राइट टाइम राइट. वो इस तरह नहीं है कि वो 15-20 साल गुजर गए और उसके बाद सोचा चलो अब मैं कोई एंटी एजिंग करा लूं. नो, मेरा आज का मैसेज जो है ना, वो इंपॉर्टेंट मैसेज, वो मैं बाद में भी दूंगी, अभी भी दे दूं, कि ये ना आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन लें और अपनी फेस की केयर करें, स्किन की केयर करें. और अगर कोई आपने एंटी एजिंग प्रोसीजर्स लेने हैं तो उनको राइट टाइम पे लेना शुरू कर दें. ये नहीं है कि आपकी स्किन बिगड़ जाएगी, बल्कि आपका ना वो एजिंग का प्रोसेस जस्ट डिले होगा. रोक तो हम नहीं सकते, अल्लाह ऑलमाइटी हैज मेड अ सिस्टम, वी आर ऑल ग्रोइंग ओल्ड, वी आर ऑल ग्रोइंग, लेकिन हम उसको ना स्लो डाउन कर, हम उसका पेस कम कर देंगे. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू द थ्रेड लिफ्ट, जो तीसरी चीज थी.
थ्रेड्स जो है वो मल्टीपल जगहों से हम एंट्री पॉइंट्स बनाते हैं, उनका काम भी फेस को अपलिफ्ट करना ही है। कुछ थ्रेड्स हैं जो स्किन के सिर्फ रिजुविनेशन करते हैं, यंगर लुक्स के लिए देते हैं, कुछ हैं जो लिफ्टिंग के लिए यूज होते हैं, कुछ होते हैं जो डबल चिन के लिए यूज होते हैं, कुछ होते हैं जो नेक लाइन्स के लिए यूज होते हैं। इसी तरह ब्रेस्ट लिफ्टिंग के लिए भी यूज होते हैं, टमी के ऊपर भी यूज होते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर थ्रेड्स होते हैं। बट फेस में ज्यादातर जो पेशेंट की डिमांड है वो है अपलिफ्टिंग के लिए, फेशियल लिफ्ट्स। तो दे आर प्रिटी सेफ, लेकिन मैंने उसमें कुछ बिगड़े हुए चेहरे देखे हैं जो कि मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन के पास जाओगे तो यही होगा। यस लाहौर में ऐसे नाम जो कि टिकटॉक नेम्स हैं, यूट्यूब नेम्स हैं, बट दे हैव नो डिग्रीज, दे हैव नो क्वालिफिकेशंस, दे हैव नो सीवीज, कोई उनके क्रेडेंशियल्स नहीं है उनके पास। जब जाते हैं तो मैंने डिस्टॉर्टेड फेसेस देखे हैं, बहुत बुरे बुरे चेहरे भी देखे हैं। तो थ्रेड लिफ्ट्स आर आल्सो सेफ, एवरीथिंग इज सेफ प्रोवाइडेड यू आर इनटू द सेफ हैंड्स। अच्छा, लिप्स जो है हम देख रहे हैं, पहले हर बंदे के पतले होते थे, अब थोड़े मोटे हो रहे हैं, और अब तो और मोटे का फैशन आ रहा है, तो ये कैसे हम कर रहे हैं? अच्छा, वैसे ज़ैनब अब जो है ना थोड़ा सा लोगों ने रियलाइज कर लिया है कि अब हमने ना डक लिप्स नहीं लेने, या सॉसेज लिप्स नहीं लेने ना। तो 2 साल पहले तक तो इतने बहुत ये मोटे हो इन गए थे कि हम सोच रहे थे रशियन लिप्स थे, और ये वो दुबई में अभी भी, दुबई में अभी भी, अरब में ये है, अरब में दे लाइक बिगर लिप्स ना। यहाँ पे पाकिस्तान में अब मैंने ये देखा कि थोड़ी अवेयरनेस आ गई है, और अब लोग ना लिप प्लम्पिंग एंड लिप हाइड्रेशन की तरफ ज्यादा चले गए हैं एज कम्पेयर टू लिप वॉल्यूमाइजेशन। तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनके एज के साथ लिप वॉल्यूम भी रिड्यूस होता है, जैसे हमारा बाकी सब कुछ फैट लॉस हो रहा है। तो उनको सिर्फ, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ हाइड्रेशन के लिए। जब मैं हाइड्रेशन के लिए फिलर्स लगाती हूँ और उसके बाद हम फीडबैक उनसे लेते हैं आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम, तो कहते हैं पीपल से कि मेरे ड्राई नहीं होते, मुझे लिप बाम नहीं लगाना पड़ता, और मेरे होंठों पे एक नेचुरल सी पिंक शाइन होती है, and lip volume stays the same. तो you can actually achieve with lip fillers everything. आप बड़ा ना करें, आप हाइड्रेशन कर लें। अभी आजकल ट्रेंड वैसे यही है, थोड़ा वॉल्यूम कम ले रहे हैं लोग। जैसे आईज बहुत ज्यादा लोगों की होती हैं, गूफी आईज होती हैं, छोटी हैं बहुत, तो क्या हम आंखों को बड़ा दिखा सकते हैं? कोई ऐसे प्रोसीजर्स? यस, विद द हेल्प ऑफ बोटॉक्स एंड थ्रेड्स। थ्रेड्स के साथ वी कैन लिफ्ट अप द आईब्राउज एंड वी कैन लिफ्ट अप द लेटरल आईज, जिनकी हुडेड आईज होती हैं, तो हम लिफ्ट अप कर सकते हैं थ्रेड्स के साथ। थोड़ा सा बोटॉक्स के साथ हम आईज को थोड़ा सा ओपन अप कर सकते हैं, क्योंकि ये मसल्स हमारी आईज को छोटा दिखाते हैं। तो व्हेन वी रिलैक्स दिस मसल्स, द आईज ओपन अप अ लिटिल बिगर। तो ये हम to some extent can be achieved. Of course, अगर हम कहें कि बहुत ज्यादा तो नहीं हो सकता। To some extent can be helped. मेरे काफी सारे पेशेंट्स हैं जो every 3 to 4 months बोटॉक्स कराने आते हैं, just because उनको लगता है कि उनकी ना आईज ड्रूप कर जाती हैं, and then we do बोटॉक्स and उनकी नेचुरल कॉन्टूर फिर बन जाता है आईब्रो का। तो ये अचीव हो सकता है। That's nice. तो डॉक्टर साहब लेजर्स पे आ जाते हैं अब। लेजर घर पे मशीन्स लोगों ने लेके करनी शुरू कर दी हैं, क्या ये सेफ है? नो, इट्स नॉट, इट्स अ बिग नो। घर में लेजर नहीं होने चाहिए। अगर हेयर रिमूवल लेजर की बात करते हैं तो IPL इज सेफर। होम IPLs होते हैं, बहुत सारी कंपनियों के, फिलिप्स वगैरह के भी हैं, तो यू कैन कीप देम एट होम। बट लेजर्स नो, लेजर इज द प्योरली मेडिकल जुरिस्डिक्शन, और इसको वहीं पे रहना चाहिए। तो जो हम जाके मेडिकल सेंटर्स से करा रहे हैं वो सेफ है? वो सेफ है। अर्लियर एज जो है वो, जैसे मैंने अपनी बेटी का भी शुरू कर दिया है, अंडर आर्म्स लेजर बच्चियों के अक्सर अर्ली एज पे शुरू हो जाते हैं, 13 ईयर्स 14 ईयर्स पे यू कैन सेफली स्टार्ट। और बाकी जो है फुल बॉडी लेजर्स आर आल्सो गुड, 14 ईयर्स प्लस पे आप कर सकते हैं, एंड दे आर सेफ, दे आर 100%। क्या बाल बिल्कुल खत्म हो जाते हैं बॉडी पे से? यू कैन से 70 to 80% यस, 20 to 25% तक वो रह भी जाते हैं, बट दे आर वीकर, दे आर थिनर and they are lighter colored as compared to the original thick black hair. तो actually ये एक ना life changing experience है, I would say, बच्चियों के लिए भी, और बड़ी जो खवातीन है जिनके बहुत हेयरी होती हैं, कुछ लोग, और कुछ लोगों को तो एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होती है ना, चिन के ऊपर, बियर्ड एरिया के ऊपर, ये वाला सारा मर्दाना दाढ़ी टाइप होता है, तो उनके लिए तो लाइफ चेंजिंग है ना। देयर इज नो अदर ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम हेयर लेजर दैट कैन एक्चुअली गेट रिड ऑफ हेयर फ्रॉम हियर। नो, कोई ट्यूब नहीं है, कोई क्रीम नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है, कुछ नहीं है ना, इट्स द ओनली हेयर लेजर। हाँ, अगर आने वाले फ्यूचर में हमें कोई और ऑप्शन मिल जाएगी तो हम उसकी बात कर लेंगे, पर अभी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड इज द हेयर लेजर। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हम हेयर क्रीम्स जो रिमूवल के लिए यूज कर रहे हैं, क्या वो सेफ हैं? नॉट ऑल ऑफ देम। ज्यादातर तो जो है ना वो रिएक्शन कर रही हैं, स्किन खराब कर रही हैं, पेशेंट्स अक्सर आते हैं स्किन ब्लैक हो रही है। हाँ, ब्लैक बहुत हो रही है। तो क्यों हो रही है? इसलिए कि उनके अंदर डेपिलेटरी क्रीम्स है ना। डेपिलेशन का मतलब ये है कि उन्होंने सल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करना है ताकि बाल टूट जाए। तो जब बाल तोड़ने वाला केमिकल उस परसेंटेज में मौजूद है तो वो स्किन को भी तोड़ेगा, क्योंकि वो स्किन पे लग रहा है।
तो बाय हुक और बाय क्रुक आपको फायदे के साथ नुकसान तो मिलेगा। अब इसको अवॉइड करने के लिए यूजुअली हम कहते हैं कि आप शेव जो है ना उसको प्रेफर करें, शेविंग को, अगर आप स्किन बचाना चाहते हैं। लेकिन उससे तो डॉक्टर साहब कहते नहीं है कि बाल बहुत मोटा आ जाता है? नहीं, दैट इज अ कि मिसकंसेप्शन। वैक्सिंग से कम आते हैं और जो है वो शेविंग से बहुत नहीं, मोटा बाल आता है। देखिए वैक्सिंग की तो मैं बहुत खिलाफ हूँ, मैं बहुत खिलाफ हूँ। बीट प्राइवेट पार्ट्स, बीट योर फेस और एनीवेयर ऑन द बॉडी। वैक्स के साथ जब हम खींचते हैं ना, एक तो हमारी स्किन लूज होती है, जबरदस्ती है यार, जबरदस्ती है, ये लूज होती है, और बालों के नीचे ना ट्रॉमा होता है। देखिए आपने अगर 500 बाल को रिमूव किया बॉडी से, तो हर बाल की जड़ के अंदर जब बाल ब्रेक करता है ना, तो माइनर ड्रॉपलेट ऑफ ब्लड आता है, एक इंजरी होती है, और बॉडी का रिस्पॉन्स इंजरी के अगेंस्ट जब आता है ना, जैसे आपने न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा, इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज बिहाइंड एवरीथिंग। तो आप जानबूझ के ढेर इंजरी और इन्फ्लेमेशन बॉडी में लेके आ रहे हैं, तो उसकी रिएक्शन के तौर पे क्या पिगमेंटेशन नहीं आएगी? तो ये तो लीडिंग कॉज हो सकता है बहुत सारी बीमारियों का। ऑफ कोर्स इट इज। आप फुल बॉडी वैक्सेस जब रूटीन से कराते हैं, तो आप बॉडी को इतनी ट्रॉमा में डालते हैं, इतने ट्रॉमा में डालते हैं, पूरी की पूरी स्किन ट्रॉमा में जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग कहते हैं ना, मेरा कॉम्प्लेक्शन डल हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी डल हो रही है, तो उसके पीछे रीजंस तो होती हैं। कभी कभी वो बॉडी का क्लेंजर अच्छा यूज नहीं कर रहे होते, वो डेटॉल लगा रहे होते हैं, वो लाइफ बॉय लगा रहे होते हैं। अब ब्रांड्स का नाम ना भी लें तो एंटीसेप्टिक सोप्स तो है ना, दे आर मेजर रीजन फॉर स्किन गेटिंग डल, गेटिंग ड्राई, गेटिंग रफ। तो ये हम मना करते हैं। फिर उनकी अपनी बॉडी केयर अच्छी नहीं होती, हाइजीन अच्छी नहीं होती, फैब्रिक अच्छा नहीं पहन रहे होते, फैब्रिक इरिटेट कर रहा है, स्किन खराब हो रही है। बॉडी वॉशेस, बॉडी लोशंस, ये मेन फैक्टर है। ये तो क्या होना चाहिए इंग्रेडिएंट्स हमारे स्पेसिफिक बॉडी वॉश का? बॉडी वॉश जो है ना वो सटल होने चाहिए, उनका काम सिर्फ धोना है। नहीं, हम तो जो दे रहे होते हैं जी, ये कॉफी है, ये स्ट्रॉबेरी, ये पीच, वो तो लग्जरी है ना, दैट इज अ लग्जरी। तो वो जो ले सकते हैं लग्जरी, वो जरूर लें, लेकिन असल में जो उसका मेन इंग्रेडिएंट है ना, वो तो वो एल्कलीज तो उसमें थोड़ी बहुत होती हैं, क्योंकि बॉडी इज एसिडिक, तो एसिड के ऊपर एल्कली लगती है, तो फिर सफाई हो जाती है। लेकिन उसके अंदर ना एंटीसेप्टिक्स ज्यादा नहीं होने चाहिए, और वो ज्यादा एल्कलाइन नहीं होना चाहिए। सोप्स आर ऑल अल्कलाइन, ठीक है, एंड सोप्स के हम थोड़ा अगेंस्ट हैं डॉक्टर्स ना। वी आर मोर टुवर्ड्स फेस वॉशेस एंड वी आर मोर टुवर्ड्स बॉडी वॉशेस। तो मुझे तो ये लगता है, अगर एक आम इंसान की बात मैं करूं, तो साबुन पे डायरेक्टली जर्म अटैक कर सकता है, एंड इफ यू आर यूजिंग अ बॉटल्ड समथिंग, तो उसपे दैट इज नॉट ओपन, दैट इज सेफ है। अच्छा जी, अब मेरे थोड़े से दुख की बात करते हैं। व्हाट इज एक्जिमा? Okay, are you suffering from eczema? Yes, I am suffering from eczema. लेकिन मेरा बड़ा माइल्ड सा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा यहाँ से यहाँ तक का है प्रॉब्लम, दोनों हैंड्स का। तो लेकिन व्हाट इज इट? लोगों को बताएं कि उन्हें क्योंकि बहुत सारे लोग इसे सफर कर रहे होते हैं, पता ही नहीं होता कि एक्जिमा है और इसे ट्रीट कैसे करना है। हाँ, देखिए इसमें ना एक्जिमा, जिसे आम जुबान में हम चंबल भी बोल देते हैं, तो ये ना एक आपकी बॉडी में अगर आ गया है, आपको चंबल एक दफा हो गया, एक्जिमा एक दफा हो गया है, तो आप ये सोचना बंद कर दें कि यू कैन एक्चुअली get rid of it. It is going to stay with you. It is going to live with you. You have to live with it, provided you can control it. But ना आप इसको tame down कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन bottom line hydration है, emollients हैं, skin barrier repair है। समझ लें कि इस चीज से मसला उसे छोड़ दे। ये भी है। हाँ, जिस डिटर्जेंट से है, जिस साबुन से है, जिस काम से है, तो वो हम विमेन जो कि हाउसवाइफ्स हैं वो नहीं छोड़ सकती हैं। बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, तो ग्लव्स पहने, बड़े वाले ग्लव्स ले लें। फिर मैं उन्हें कहती हूँ बार बार एक एक कपड़ा, बार बार एक एक बर्तन ना धोएं, जमा कर लें, ढेर लगा लें, उसके बाद ग्लव्स पहने और काम खत्म। तो इस तरीके से ना मैनेज किया जा सकता है। लोगों को तो पूरी बॉडी पे भी आ रहा होता है, पूरी बॉडी पे आ रहा होता है, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक्जिमा की वंडरफुल ड्रग्स, दे हैव रिसेंटली बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मार्केट फॉर द लास्ट 6 months or so. We are practicing them and they are giving wonderful results. They are not steroids. डॉक्टर साहब हम पहले जाके वो ले आते हैं। चले। तो एक्जिमा जो है ना, अब तो कंट्रोल हो रहा है, अब तो सबका कंट्रोल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आपके पास अभी कोई दवाई एक्सेस में किसी पेशेंट्स के पास नहीं है, तो कम से कम मॉइस्चराइजर तो जरूर होता है। मॉइस्चराइजर जो ना वो स्किन बैरियर को। अच्छा, मेरा ट्रिगर पता है कैसे हुआ था? मुझे कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं था, या शायद मैंने सफर नहीं किया था। ड्यूरिंग पेंडेमिक मैंने बहुत ज्यादा सैनिटाइजर्स यूज करने शुरू किए थे, मेरा उससे ट्रिगर हुआ था, एंड it never left तो me एंटीसेप्टिक है ना, बेसिकली यू हैड अ टेंडेंसी एंड दैट वाज अनवेल्ड बाय ट्रिगर नहीं हुई भी थी, वो ट्रिगर हो गई एंटीसेप्टिक के साथ। तो एंटीसेप्टिक्स जो है ना, ये आपकी स्किन को ड्राई करते हैं। अच्छा, हैड यू बीन यूजिंग मॉइस्चराइजर जस्ट आफ्टर अ सैनिटाइजर, यू वोंट बी हैविंग इट। मुझे ना बहुत सारे सैनिटाइजर्स। अच्छा, अब मजे की बात मैं यहाँ पे बताती हूँ, हम लोग इतने महंगे महंगे जाके लोशंस, क्रीम्स और साबुन खरीदते हैं,
ट्रस्ट मी, मेरी इसके बाद मैंने उठा के सब कुछ फेंक दिया कि यार इतने पैसे मैं वेस्ट कर रही हूँ इस पे, विच इज नॉट इवन वर्थ इट। जो चीजें वर्थ इट हैं आप वो खरीदो, और जिनकी स्मेल फ्री यूज करो, फ्रेग्रेंस ना हो उनमें, हाइपोएलर्जेनिक आप वो यूज करो। और इस तरह की ऑप्शंस हैं। मॉइस्चराइजर एक अच्छा हाथों का होना, पाँव का होना, फेस का होना, ये बड़ा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, फेस मॉइस्चराइजर की प्लीज हम बात करते हैं। मुझे तो बहुत सारे लोग जो है ना वो दुखता अपना ये दुख सुना रहे होते हैं, हाथों और पाँव का तो कुछ ना कुछ मिल जाता है, मुंह पे हम क्या मॉइस्चराइजर यूज करें? एक वो ब्लू सी क्रीम आती है ना, लोग उसी को कह रहे थे मैं ये लगा लूं। मैं कह रही मैं तुम्हारे डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के बताऊंगी। देखिए वो ब्लू क्रीम हो गई या बहुत सारी और हैं, बट दे आर लिपिड रिच। यस, वो बनी है ड्राई स्किन के लिए ना, एक्सट्रीमली ड्राई स्किन के लिए। अब वो क्रीम बनाने वाले को नहीं पता था कि ये एक्नी वाला बंदा भी लगा सकता है, हाइपरसिबोरिया का बंदा भी लगा सकता है, जिसके ऑयल ग्लैंड्स बहुत सारे हैं, जो चिकनी जिल्द का मालिक है। लेकिन मॉइस्चराइजर सबको जिल्द वाले जवान तो रहते हैं ना, ड्राई स्किन वाले बेचारे जल्दी एज करना शुरू करते हैं। नहीं, अच्छा, हाँ, ड्राई स्किन वाले कोई एज नहीं करते अगर वो मॉइस्चराइज रखते हैं तो नहीं एज करते, बल्कि ओपन पोर्स का मसला उनमें बहुत आता है ना, चिकनी जिल्द वालों में ओपन पोर्स बहुत आते हैं और वो तो फेस थोड़ा डल दिखाते हैं। अच्छा, ओपन पोर्स अब लोगों के, मैं उस दिन किसी एक लड़की से मिली, उसके यहाँ तक आ रहे थे, लाइक लिटरली पूरी चीक कवर कर रहे थे, तो उसे कैसे ठीक फिर इन दैट केस वी डू लेजर्स, वी हैव गॉट लेजर्स, वी हैव गॉट माइक्रो नीडलिंग, वी हैव गॉट मीजो बोटॉक्स। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से ओपन पोर्स को डील करती हैं, फ्यू सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक हो जाती हैं। तो मॉइस्चराइजर्स की ऊपर जो बात हो रही थी ना, फेस के मॉइस्चराइजर्स डिफरेंट होते हैं, ऑयल फ्री भी होते हैं। मैं जो अपने पेशेंट्स को एक्नी के ट्रीटमेंट्स देती हूँ उसमें स्किन बहुत एक्स्ट्रा ड्राई होती है, स्केली होती है, एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, एंड देन वी गिव देम ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स। और ऑयली मॉइस्चराइजर्स हम ड्राई स्किन वालों को देते हैं। तो इसमें पूरी रेंज होती है, आप अपनी स्किन के मुताबिक जो है ना वो लिखवा सकते हैं। I'll give you some brands, yeah. हमें डॉक्टर को विजिट करना चाहिए एक दफा तो कर ले कम से कम, एक दफा करने, उससे सर्दियां गर्मियां बाहर सब लिखवा ले। हाँ, दैट्स ट्रू। मतलब लोगों को ये मुश्किल लग रहा होता है ना विजिट करना, जाना। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बड़ी एक गवर्नमेंट में भी प्रैक्टिस कर रही होती है, तो जो वहां पे पेशेंट्स आते हैं जो प्राइवेट में आते हैं, क्या फर्क है उनमें दोनों जितना जमीन और आसमान का फर्क है। ओह माय गॉड, बहुत फर्क है। प्राइवेट में जो पेशेंट आता है ना, ही और शी इज रेडी टू पे, वेल अवेयर, ही इज वेल अवेयर, ही इज, वो गूगल भी काफी हद तक करके आया होता है, वो क्वेश्चन भी कर रहा होता है, वो हमें ज्यादा तंग करता है, वो नॉक ज्यादा करता है, लेकिन वो थोड़ा अवेयर होता है और उसको सेंस होती है थोड़ी सी। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर में पेशेंट आते हैं ना, उनको एक तो IQ बहुत कम है हमारी कौम का, एजुकेशन जो है ना वो बहुत कम है, लिटरेसी रेट ही इतना कम है कि हमें समटाइम्स ये बताने में दिक्कत हो रही होती है कि इस गोली को 2 बार खाना है, यही नहीं समझ आ रहा होता कि ये गोली दिन में 2 बार खानी है, 10 दफा ये पूछ रहे होते हैं। प्लस जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन टू कंट्रोल अ छोटी सी बीमारी, फंगस, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आपको मैं सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स बता दूं कि पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनमें से 60 to 70% ऐसे हैं जो दवाई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एंड देन वो पूछ रहे होते हैं कि 200 रुपए की आ जाएगी दवाई, या 1000 की अंदर की सारी दवाई आ जाएगी। लेकिन मुझे पता है कि एक एवरेज प्रिस्क्रिप्शन जो है वो 2 से 3,000 मिनिमम मांगता है, तो वो उनके पास नहीं होता है। वट एवर इज अवेलेबल इन द सरकारी सेटअप इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वी डू गिव देम, बट दैट्स नॉट एडिक्वेट फॉर देम। तो ये बहुत फर्क है सरकारी लेवल पे काम करने में और प्राइवेट काम करने में। तो और हम कैसे मैनेज करती हैं खुद? बस वो बटन होता है मॉर्निंग में वो स्विच ऑन एंड ऑफ, यस, प्राइवेट में वो स्विच ऑफ करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप पहले एक बात कर रही थी हम पॉडकास्ट से पहले कि बहुत सारे लोग अपनी बीमारी को इतना खराब करके आते हैं, तो उनको कैसे सेल्फ अवेयर हम कर सकते हैं कि भाई घर पे मत रहो, डॉक्टर के पास आओ? इसके लिए क्या आप काम भी बहुत कर रही हैं, तो कुछ हमारे ऑडियंस को भी बताएं। देखिए इसमें ना पाकिस्तान में मैंने ये देखा कि हेल्थ को ना हम प्रायोरिटाइज नहीं ना कर रहे, तो हम अर्ली एज पे प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे, अर्ली स्टेज पे, और इन द एंड वी एंड अप गिविंग मोर, वी एंड अप स्पेंडिंग मोर, and we end up losing health, we end up losing lives. ये मैंने बहुत देखा है। अभी पिछले दिनों I saw a death of a 4-year boy जो कि घर में 10 दिन से सिक था, उसकी बॉडी के ऊपर पूरी इरप्शन थी, एंड घर वालों ने कहा लाकड़ा काकड़ा है मत लेकर जाओ, खुद ही चला जाएगा। बट व्हेन द लाकड़ा काकड़ा इज सेवेयर, probably someone can use the mind कि यार डॉक्टर के पास चल जाते हैं अगर बच्चा इतना सिक है, एंड दैट चाइल्ड, क्योंकि वो हर्पीज होता है, वो वायरस होता है, द वायरस वेंट इनटू द ब्रेन, चाइल्ड एंडेड अप सारे हैक हो गए उसके सारे, हाँ, उसका ब्रेन में चला गया, उसको फिट्स पड़ने शुरू हो गए, एंड ही डाइड।
तो देखिए छोटी सी ट्रिवियल बीमारी को ना उसी स्टेज पे पकड़ लेना चाहिए, और पब्लिक अवेयरनेस जो है ना वो मेरा काफी ज्यादा इट्स क्लोज टू माय हार्ट. दैट्स व्हाई आई हैव अ यूट्यूब चैनल एज वेल, और उसके ऊपर मैं बताती रहती हूँ कि प्लीज अर्ली स्टेज के ऊपर डॉक्टर के पास चले जाएं. वो आपको टाइम भी बचा देगा, आपकी हेल्थ बचा देगा, आपके पैसे बचा देगा. डॉक्टर साहब अगर हमें बुखार ही है, ठीक है, या हमारा पेट खराब हुआ है, हमें किस पॉइंट पे उस पे ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए जिस तरह जब एक बच्चा बीमार होता है ना, तो अगर माँ कह दे ना कि मेरे बच्चे को डॉक्टर के पास जाना है, तो माँ की बात मान ले. माँ की जो इंस्टिंक्ट है ना, जो उसकी अपनी एक है बच्चे के बारे में फीलिंग, वो गलत नहीं हो सकती. इसी तरह अगर आपको लगता है ना आपको सिंपल बुखार है और कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस बुखार के साथ आपका दिल घबरा रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आप सही फील नहीं कर रहे हैं, आप कॉन्शियस नहीं है, आपका क्लाउडीनेस हो रही है ना, you're there but you're not there, फॉगी हो गया. हाँ फॉगी हो गए हो, तो आपने फिर डॉक्टर के पास चले जाना है. कोई भी आपको जो रेड फ्लैग्स है ना, रेड फ्लैग्स यही होते हैं कि आपको कुछ अनयूजुअल लगता है ना, तो आप चले जाएं. तो ये हर बंदा मेरे ख्याल में सेंस कर सकता है कि कब वो थोड़ा सिक हो गया और उसको डॉक्टर के पास जाना है. एक सिंपल बुखार से चीज जो शुरू होती है ना, वो मिर्गी तक भी जा सकती है. सिंपल बुखार से शुरू होती है, गर्दन तोड़ बुखार तक चली जाती है. सिंपल बुखार से शुरू होती है, एनकेफेलाइटिस तक चली जाती है, और टाइफाइड की पर्फ हो जाती है. पर्फ मीन्स कि आपकी गट फट जाती है. स्टार्ट्स विद अ फीवर एंड देन फीवर नॉट केटर्ड इन टाइम, नॉट डायग्नोज्ड, गोज टू द गट, गट फट जाती है. पेशेंट जो है वो एब्डोमिनल पेन के साथ आते हैं, सर्जरीज होती हैं, समटाइम्स दे इवन लूज देयर लाइव्स. लेकिन लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी गोलियां बहुत साइड इफेक्ट्स दे रही हैं, हम तो इसलिए नहीं खा रहे हैं. तो क्या इतने साइड इफेक्ट्स हैं गोलियों के? गोलियों के हैं अगर आपने मेडिकल स्टोर वाले से लिखवाई है. गोलियों के हैं अगर आपने हकीम से लिखवाई है. अगर आपने होम्योपैथ से गोलियां लेके खाई हैं तो फिर साइड इफेक्ट्स हैं. और अगर आपकी हमसाई ने, दोस्त ने और काम वाली ने भी रिकमेंड की है, तो भी गोलियों के साइड इफेक्ट्स हैं. हाँ, अगर एक पढ़े लिखे डॉक्टर ने जिसकी डिग्री है और जिसका नाम एक लेटर हेड के ऊपर प्रिंटेड है, गोलियां दी हैं, तो प्लीज फिर ले. लेकिन हम तो ये कर रहे हैं ना कि आयशा को बुखार था, उसने कहा जैनब तुम्हें भी बुखार है, तुम भी खा लो, तो मैं भी वही खाऊंगी. आयशा को ब्लड प्रेशर है, तो जैनब ने कहा चलो मैं भी यही खा लेती हूँ. उसको फर्क है तो मुझे भी, आंटी फलानी को था तो मुझे भी फर्क पड़ेगा. तो इतने पेशेंट्स आते हैं ना, फंगस होती है, वो फलाने ने कहा था ना कि उसको वो था, इससे मिलता जुलता मसला था. डॉक्टर ने कहा डर्मोवेट लगा लो, तो मैंने भी डर्मोवेट लगा ली. आधे से ज्यादा हमारे जो फंगस के इश्यूज है ना, वो स्टीरॉयड क्रीम लगाने से वर्स्ट होके हमारे पास आते हैं. जैसे अब सर्दी है तो बहुत सारे लोगों के पाँव में फंगस बहुत ज्यादा होगा, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट? तो प्लीज बेटनोवेट ना लगाएं. हाँ ट्रू. आई मीन जो घर में अवेलेबल चीजें हैं वो लगाने के बजाय एंटी फंगल लगा लें. एंटी फंगल ना आजकल पाउडर्स भी आ गए हैं, ठीक है, एंटी फंगल क्रीम्स भी आ गई हैं. सबसे पहले तो मैं कहूंगी अपने पाँव भी धोएं और अपनी धुली हुई सॉक्स पहने, धुले हुए जूते साफ पहने और फिर टेक केयर करें. और अपने जूतों को धूप लगवा लें. हाँ. और अगर बहुत पुराने जूते हैं और आपके पाँव को फंगस है तो जूते फेंक दें. ट्रू, प्लीज. पुराने जूते फेंक भी दें. और अगर फंगस है तो नंगे पाँव ना फिरें ताकि बाकी लोग बच जाएं. ट्रू. और अगर नाखून में फंगस है तो अपना नेल कटर अलग कर लें. और अगर आपको फंगस है तो आपके कपड़े अलग धुल जाएं ताकि बाकियों को ना लगे. छोटे स्टेप्स हैं. हाँ, क्योंकि हमारे पास फैमिलीज आती है ना, एक मसले की फैमिली आ रही होती है, इसको भी है, उसको भी है, उसको भी है. तो रूट कॉज यही होती है कि उन्होंने इन द फर्स्ट प्लेस केयर नहीं की, उस इन्फेक्टेड बंदे को आइसोलेट नहीं किया. और प्लीज सोप भी अलग कर लें उनसे, अपने उनका सोप टॉवल अलग कर लें. यस. हाँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत बड़े डिफरेंस पैदा कर सकती हैं. ट्रू. ये तो वाकई एक बड़ी वो बात है. अब इसी पे ही हम बात करते हैं जी वुमेन एम्पावरमेंट की, जिस पे मैं स्पेसिफिकली पॉडकास्ट अपने की समझती हूँ कि बुनियाद वही है. व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट आयशा आपकी नजर में? मेरी नजर में अगर एक खातून अपने आप को ठीक तरीके से डील कर रही है, संभाल रही है और अपने खानदान को संभाल रही है, तो वो एम्पावर्ड है. और उसकी एम्पावरमेंट जो है ना, इट शुड कम फ्रॉम विद इन. यस. हमेशा हम दूसरों के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरा भाई या मेरा हस्बैंड या मेरे बाप ने मुझे अलाउ नहीं किया. इन द फर्स्ट प्लेस मैंने, अब चूंकि मैं बच्चों वाली हूँ तो आई कैन रिलेट कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मैं नहीं मानती, लेकिन बच्चे मनवा लेते हैं ना. ट्रू. तो हम क्यों नहीं मनवा सकते खवातीन? बहुत सारे टूल्स हैं मनाने के, आप मनवा लें, प्रोवाइडेड इफ यू आर फोकस्ड, अगर आप वाकई एम्पावर होना चाहती हैं. अब अगर एक खातून मेरे पास आती है एक बिगड़ी हुई बीमारी के साथ और उसका बच्चा बेचारा रो रो के हलकान हुए जा रहा है कितने दिन से, और वो ये कहती है कि मैं इसलिए नहीं आई कि मेरे घर में कोई लाने वाला नहीं था, तो मैं फिर उस औरत को
तमगा जरूरत तो नहीं दे सकती ऑफ कोर्स। कि आपको खुद भी तो केयर करनी है ना, खुद भी तो अपने आप को। और विमेन एम्पावरमेंट में समझती हूँ दिस इज द नीड ऑफ द टाइम। हमारी जहाँ 50% से ज्यादा पॉपुलेशन खातूनों पर मुश्तमिल है, खवातीन पे मुश्तमिल है, तो अगर हम उनको एम्पावर नहीं करते तो क्या हम आधी से ज्यादा पब्लिक को जो है वो वीक समझ रहे हैं? बहुत सारी औरतें जो हैं वो घर से कभी अकेले निकली नहीं होती, उन्हें पता नहीं होता, दे डोंट नो कि एनवायरनमेंट इज आइदर सेफर और नॉट, वो नहीं निकल सकती। तो उनमें ये कॉन्फिडेंस हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं? देखें, एक माँ और एक बाप से, एक माँ और एक बाप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जब एक्सपोज कर देंगे बच्चों को, तो फिर वो अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में भी एक्सपोजर ले लेंगे। ठीक है। जब आपने बच्चे को एक्सपोज ही कभी नहीं किया उस खातून को बिफोर शादी एंड आफ्टर शादी उसके हस्बैंड ने उसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपोज नहीं किया, तो वो कभी भी डेयर नहीं करेगी ना अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आने की। तो इट कम्स फ्रॉम बिहाइंड। मेरे ख्याल में आज का अगर हम यही अपने पेरेंट्स को समझाने में कामयाब हो जाएं, अपने पाकिस्तानी पेरेंट्स को समझाने में कामयाब हो जाएं कि बच्चों को छुपा छुपा के अंदर रखने से काम नहीं बनेगा, इनको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपोज करें ताकि ये अपने आप को डिफेंड कर सकें। डॉक्टर साहिबा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में सबसे ज्यादा किसने रोल प्ले किया? मेरे पेरेंट्स ने। मेरे पेरेंट्स ने। मेरे पेरेंट्स अगर मुझे अपलिफ्ट नहीं करते, मैं अभी भी आई कैन रिलेट, आई वाज अ वेरी शाय किड एज अ स्कूल स्टूडेंट। आई वाज अ वेरी शाय, आई वुड नेवर से हैंड्स अप नहीं करती थी, जवाब नहीं देती थी, पीछे बैठना पसंद करती थी। बट देन वन फाइन डे आई कैन रिलेट कि 3 से 4 आई थिंक ग्रेड 3 या 4 में थी, तो मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया। और फिर उन्होंने खामखा, मुझे पता है शायद झूठी बोला होगा, उन्होंने कहा आपकी टीचर ने कहा आपने बहुत अच्छा बोला है, तो आई थिंक आप और भी ज्यादा अच्छा बोल सकती हैं। तो मुझे लगा कि हम छोटी छोटी अकॉम्प्लिशमेंट्स अगर बच्चों से शेयर करें ना, तो वो उससे डबल जंप लगाते हैं आगे। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में जो है उसको अप्रिशिएट कर दें, तो फिर बिगर टारगेट्स जो है ना वो खुद ब खुद अचीव हो जाते हैं। एंड देन कम्स द रोल ऑफ फ्रेंड्स, देन कम्स द रोल ऑफ टीचर्स। वो जब आपको अप्रिशिएट करते हैं तो यू अचीव मोर एंड मोर। आप स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी हैं, तो जितना बैकलैश बच्चे एक दूसरे को दे रहे होते हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे होते हैं, उसको हम कैसे कंट्रोल करें? उसमें बच्चों को सिखाना पड़ता है। ये तो आप क्योंकि हर वक्त तो बच्चों के साथ नहीं हो सकते, स्टूडेंट्स के साथ नहीं। मेरे पास भी जो स्टूडेंट्स हैं वो एडल्ट स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, बट एडल्ट्स आर इवन फाइटिंग लाइक यू नो समटाइम्स दे आर इनसिक्योर फ्रॉम देयर पीयर्स, और ये सारा कुछ चल रहा होता है। लेकिन इसमें ना हमारी जो बेसिक एजुकेशन है उसमें काफ़ी चीज़ें मिसिंग हैं, तो वो हमने ना घर लेवल के ऊपर शुरू करनी होती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो अच्छी है ना तो बहुत सारी फाइट्स तो इन द फर्स्ट प्लेस होने से ही अवॉइड कर सकते हैं हम। कम्युनिकेट नहीं सही कर रहे होते, फीलिंग्स को अंदर दबा के रख रहे होते हैं, या फीलिंग्स अगर एक्सप्रेस भी करनी है तो ब्रूटली एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अगर हम बच्चों को सिखा दें तो मेरे ख्याल में, जिस तरह मैं आपको एक बात बताऊं, अब जिस तरह मेरे बच्चे कह रहे थे कि मामा जो इलॉन मस्क है ना, ही इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ट्रिलियनियर ऑफ द वर्ल्ड ना, तो मैंने कहा कि अच्छा चलो उसका कोई अच्छा सा पॉडकास्ट देखते हैं। फिर हमने उसका एक अच्छा सा जो बड़ा अच्छा हाई रेटेड था और व्यूज ज़्यादा थे उसके, वो देखा। तो उसमें वो कह रहा था कि मुझे लगता है, उसके बाप ने उसको बहुत मारा ना बचपन में, आपने देखे होंगे उसकी चीज़ें कि ही वाज वेरी मच टॉर्चर्ड एंड ऑल दैट। तो उसने कहा कि मेरे में ना कॉन्फिडेंस जो आया और ये सारी चीज़ें जो मैंने अचीव की हैं वो मैंने अपनी कम्युनिकेशन की बेस पे की हैं। एंड ही सेड कि अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी, आप हर जगह जाके ना अपना सीवी नहीं दिखा सकते कि मैं आई एम दिस मच, मेरे ये ग्रेड्स थे, मैं ओ लेवल में ये था, मैं ए लेवल में ये था, मैं इतना हाई अचीवर हूँ, मेरा इतना सीजीपी है। यू कैन नेवर यू टेल बाय योर वर्ड्स, यू टेल बाय योर एक्शंस। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा आई कॉन्टैक्ट, हमारा स्पीकिंग पावर, हमारी डिलीवरेशन, हमारे जो भी हम डिलीवर करते हैं, द वे वी यू नो इंटरैक्ट विद पीपल, ये हमारी क्रेडेंशियल्स को बताता है। सबसे पहले तो आप किस तरह से ड्रेस अप होके जा रहे हो, आपके बाल, ये नहीं आपने मुझसे पूछा कि पाकिस्तान में खवातीन को ग्रूमिंग के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, ग्रूमिंग पे बात करते हैं डॉक्टर साहिबा। अपनी ग्रूमिंग हम बच्चियों की कैसे करें? बच्चों की भी, लेकिन बच्चियों की कैसे? बच्चियों की देखिए, बच्चियों की माएं ग्रूम होंगी तो बच्चियां ग्रूम होंगी ना। बच्चियों की माओं को ग्रूमिंग चाहिए। और जब वो आके कहती हैं आई एम सो सॉरी, मैं एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट देने वाली हूँ यहाँ पे, दिस इज अ स्टेटमेंट विच आई हियर एवरी अदर डे, तो मुझे तो आदत हो गई है, आपको नहीं आदत हुई होगी। व्हेन अ वुमन कम्स टू माय क्लिनिक एंड सेज कि मेरे हस्बैंड जो है वो, उसके ऑफिस की जो खवातीन है वो तैयार श्यार होके रहती हैं, तो वो उनको अप्रिशिएट करता है तो मुझे बुरा लगता है। वो टीवी देखता है, वो लड़कियों को देखता है वहां पे, तो वो अप्रिशिएट करता है, मुझे बुरा लगता है। देन आई आस्क देम कि आप बताएं आप में क्या कमी है? कैन यू ग्रूम अप योरसेल्फ टू द एक्सटेंट दैट योर हस्बैंड इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट समबडी एल्स लुक्स एट यू?
इट्स प्रिटी मच पॉसिबल ना, ग्रूमिंग की डेफिशिएंसी है। Yes. वो सारा दिन काम में लगी रहेंगी, वो बच्चों के काम करेंगी, वो हस्बैंड के काम करेंगी, हाँ वो अपने आप को 10 मिनट नहीं देंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता, अब हमें ना लिख के दें क्रीम में, ना लिख के दें, वो हमारे पास टाइम नहीं है। बट देन अगर वो ग्रूम्ड नहीं है तो फिर वो शिकायत भी ना करें। थोड़ा सा ग्रूमिंग तो मेरे ख्याल में होनी चाहिए ना, क्योंकि आपको पता है ये मीडिया का दौर है। आपको जो फोन पे नजर आ रहा है वो बहुत सारे फिल्टर्स के थ्रू होके आ रहा है, वो एक्चुअल नहीं है खुदारा। तो अगर इतना कुछ मार्केट में पड़ा हुआ है तो आप भी तो अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम कर लेना। ट्रू। और अच्छा, यहाँ पे एक आखिरी बात करके मैं पॉडकास्ट एंड करूंगी। इसमें मैं बड़ा वो होती हूँ, अक्सर मैं पढ़ रही होती हूँ, लोग कहते हैं कि जी जो हमें उसमें नजर आता है ना इंस्टाग्राम पे इधर उधर, जब हम रियल में देखते हैं ना तो हम बंदे को देख के बड़ा सैड हो जाते हैं कि ये तो वो लग ही नहीं रहा जो ये इंस्टाग्राम पे ये इधर उधर लगता है। लेकिन अपने बारे में मैं ये कहूंगी, मुझे आके लोग कहते हैं कि तुम रियल में ज्यादा बेहतर लग रही हो बजाय के स्क्रीन से। मैंने अपने बारे में भी सुना है सीरियसली कि डॉक्टर साहिबा आप दोनों जगह पे प्यारी लगती हैं, तो आप बात ना करें। मैंने आपको उधर भी देखा है, इधर भी बहुत बार मैंने लाइव भी देखा, आप अच्छी लग रही होती है। लेकिन ये वो है ना, कुछ लोग ऐसे हैं वाकई जो फिल्टर्स में अपने आप को दिखाते हैं और उनको आप रियल में देखो तो यू गेट डिसअपॉइंटेड। बट देन आई एम सीइंग यू, मतलब आई थिंक यू डोंट नीड अ फिल्टर, and many people do not need a filter if they take care of their skin. बिल्कुल, take care of their grooming, take care of their communication, take care of everything. एक अच्छी खातून, well groomed, well kept, well dressed, अच्छा बोलती है और अच्छा दिखती है, तो मेरे ख्याल में वो she has done her job. बिल्कुल, हर चीज उसने अचीव कर ली। हर चीज अचीव कर ली। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, इट वाज अमेजिंग टू हैव यू हियर। थैंक यू सो वेरी मच, आई टोटली एंजॉयड इट। सेम हियर, लाइकवाइज। मुझे तो बहुत मजा आया और उम्मीद है कि आप लोगों के भी बहुत सारे जवाब जो है मिल गए होंगे चीजों के। आपने बोटॉक्स कराना है, आपने थ्रेड्स कराने हैं, आपने लिफ्ट्स कराने हैं, तो डॉक्टर साहिबा है ना, आप उनके पास जाएं और जाके कराएं, बजाय कि इधर उधर क्वैकर्स के पास जाएं और अपने फेस को आप खराब कर लो। मैं खुद अपनी स्किन के लिए सिर्फ डॉक्टर साहिबा पे ही ट्रस्ट करती हूँ और ये मैं बड़े उस पर कह रही हूँ, तो आप भी जाएं, ट्रस्ट करें उनको और उनसे जो है वो अपनी लें, सर्विसेज लें और इन्जॉय करें अपनी लाइफ को। और पॉडकास्ट अच्छा लगा हो और कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। कोशिश करूंगी कि 7-8 माह में इनको मना के दोबारा से ले आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एपिसोड।